डेली एपिसोड आते रहेंगे सारी सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ भी हम लोग इसी हफ्ते के अंदर डालेंगे, और बाकी जब डेली एपिसोड हम लोग दे ही रहे हैं सारी सीरीज़ के, एंजॉय करो। और बाकी नई सीरीज़ भी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। जिसको पुराने एपिसोड सुनना है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, और इसी हफ्ते में उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे एपिसोड्स का लिस्ट, ठीक है। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा, बैक टू बैक 2 एपिसोड। उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। हो सकता मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस से हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्टीरियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड 2 एपिसोड, फ्री में 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। गॉड फॉर्म थी और अब वह अपनी पूरी शक्ति पर था। उसने ग्रेविटी को चीरते हुए शिवम पर हमला किया और शिवम ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए पंच से उसका सामना किया। दोनों की लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि दर्जनों प्रहारों में भी कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन जब शिवम ने ग्रेविटी बीड्स की शक्ति को 90% तक बढ़ा दिया, तब इविल यामन का शरीर भारी दबाव में आ गया। उसे हर कदम पर ग्रेविटी को चीरकर आगे बढ़ना पड़ रहा था और उसकी हर चाल अत्यंत भारी होती जा रही थी। उसी समय आकाश में फिर से तरंगें उठीं और एक और युवक प्रकट हुआ। उसकी चांदी जैसी पोशाक, शाही व्यक्तित्व और अद्वितीय सुंदरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। भीड़ चिल्ला उठी कि यह सेलेस्टियल सिल्कवर्म क्लैन का 9 सिल्कवर्म मास्टर है, जो क्वाजी एम्परर टॉप 100 लिस्ट में रैंक 49 पर है और इविल यामन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। सुना गया था कि इविल यामन पहले भी 9 सिल्कवर्म मास्टर से हार चुका है। सेलेस्टियल सिल्कवर्म क्लैन एंशंट में रैंक 2-6 रखता है। गोल्डन और एल्वन ट्राइब दोनों से ऊंचा, और उनके युवा में 9 सिल्कवर्म मास्टर सबसे अधिक चमकने वाला नाम है। क्वाजी एम्परर रेल्म में उससे मुकाबला करने वाले अत्यंत कम हैं, और वह सचमुच उन लोगों में है जो एल्फ प्रिंसेस के सबसे दावेदार माने जाते हैं। 9 सिल्कवर्म्स आकाश में ऊंचाई पर खड़ा था और उसकी निगाहें सीधे शिवम और इविल यामन पर जा ठहरीं। उसने बेहद शांत किंतु आदेशात्मक स्वर में कहा कि इविल यमन पीछे हट जाए, क्योंकि अब शुभम उसका लक्ष्य है। उसकी बातों का लहजा ऐसा था जैसे उसने इविल यमन को अपना अधीनस्थ मान लिया हो। केवल इस एक वाक्य से स्पष्ट था कि 9 सिल्कवर्म्स अत्यंत घमंडी और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। इविल यमन भी कम घमंडी नहीं था, इसलिए उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। उनकी भिड़ंत से बैटल प्लेटफॉर्म कांप उठा और दोनों कुछ कदम पीछे हटे। इविल यामन ने क्रोधित होकर कहा कि वह अभी तक शुभम से नहीं निपटा है और वह उसका प्रतिद्वंदी है। इस पर 9 सिल्कवर्म्स ने उसे ताना मारा कि इतने प्रहारों के बाद भी यदि वह 7वें स्तर के व्यक्ति को नहीं हरा सका तो उसे शर्म आनी चाहिए और तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। जब 9 सिल्कवर्म्स ने सबके सामने उसे अपमानित किया तो इविल यामन का क्रोध भड़क उठा। उसने तिरस्कार से पूछा कि 9 सिल्कवर्म्स होता कौन है जो उसे आदेश दे सके। 9 सिल्कवर्म्स ने अत्यंत ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि कारण बहुत सरल है, क्योंकि इविल यामन उसका पराजित प्रतिद्वंदी है। इविल यामन की आंखों में क्रोध और सेक्ट रश की ज्वाला भड़क उठी और उसने कहा कि हजारों वर्ष गुजर चुके हैं, अब कौन किसे हराएगा यह निश्चित नहीं है। शिवम इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था और वह ये देखकर प्रसन्न था कि इविल यामन और 9 सिल्कवर्म्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। इससे वह बिना प्रयास के अच्छा तमाशा देख सकता था। 9 सिल्कवर्म्स ने कहा कि यदि इविल यामन उसे चुनौती देना चाहता है तो वह उसे अवसर देगा और उसकी इच्छा पूरी करेगा। ये कहते ही उसका ऑरा विस्फोट की तरह बाहर निकला। वह भी क्वाजी एम्परर स्तर का कल्टिवेटर था, परंतु सामान्य क्वाजी एम्परर्स की तुलना में उसकी शक्ति कहीं अधिक क्रूर और दैर्वी थी। उसका पूरा शरीर एक धुंधली जेड सफेद चमक में लिप गया और उसकी गति बिजली जैसी थी। पलक झपकते ही वह इविल यामन पर टूट पड़ा और उसके भारी पैर सिल्कवर्म फुट तकनीक के साथ इविल यामन की ओर झपटे। इविल यामन भलीभांति जानता था कि 10,000 वर्ष पहले वह 9 सिल्कवर्म्स से हार चुका है, इसलिए उसने कोई लापरवाही नहीं की। गोल्डन ऑरा उसके चारों ओर घूमने लगी और विशाल आइस पाम्स बनकर 9 सिल्कवर्म्स से भिड़ गए। उनके टकराव से दर्जनों विस्फोटक आवाजें गूंजीं और दोनों पीछे उछल गए। इविल यामन ये देखकर थोड़ा उत्साहित हुआ कि वह 9 सिल्कवर्म्स का पहला प्रहार रोकने में सफल हो गया। लेकिन 9 सिल्कवर्म्स का चेहरा अत्यंत अंधकार में हो गया और उसमें हत्या की ठंडक स्पष्ट झलक रही थी। वह फिर से इविल यामन पर झपटा और इस बार ग्रेट फ्रैगमेंटेशन तकनीक सक्रिय कर दी।
उसके पैरों की छाया ईवल यामन पर टूट पड़ी और कुछ ही प्रहारों में ईवल यामन का मूल आइस गॉड बॉडी चटकने लगा। उसकी यह मूल शरीर रचना जिसे शिवम भी कई बार नहीं तोड़ सका था, मात्र कुछ प्रहारों में ही 9 सिल्कवर्म्स द्वारा चिर दी गई। यिन शैंक यामन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया और चिल्लाकर बोला कि 9 सिल्कवर्म्स ने वास्तव में 3000 एंशंट मिस्टरीज में से ग्रेट फ्रैगमेंटेशन को कल्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर सारी भीड़ में हलचल मच गई। 3000 प्राचीन रहस्य कथारूप में सुनाई जाते हैं और उनकी शक्ति के बारे में अनगिनत कथाएं फैली हैं। मूल रहस्यों की तुलना में वे कम नहीं बल्कि कई बार उनसे भी अधिक खतरनाक माने जाते हैं। हालांकि मूल रहस्यों को कल्टिवेट करना कठिन होता है क्योंकि उन्हें अनलॉक करने के लिए 9 अदृश्य जंजीरों को तोड़ना पड़ता है, लेकिन 3000 प्राचीन रहस्यों में वह बाधा नहीं होती। यदि किसी का टैलेंट बहुत उच्च हो तो वह इन्हें अद्भुत स्तर तक पहुंचा सकता है। सभी दर्शकों ने स्तब्ध होकर देखा कि ईवल यामन की पूरी आइस गॉड बॉडी पर दरारें फैलने लगी। शिवम के मन में भी उत्साह की लहर दौड़ी क्योंकि वह खुद भी अभी 3000 एंशंट मिस्टरीज में से एक महान रहस्य प्राप्त कर चुका था और अब उसने दूसरा उसकी आंखों के सामने देख लिया था। उसे ऐसा लगा जैसे ये सब संयोग नहीं बल्कि नियति द्वारा दिया गया अवसर है। वह मन ही मन इस तकनीक को प्राप्त करने की लालसा से भर गया क्योंकि उसकी इंस्क्रिप्शन बॉडी को सबसे अधिक आवश्यकता इन्हीं प्राचीन तकनीकों की थी। 9 सिल्कवर्म्स ने ठंडे स्वर में कहा कि यदि उसने अपना समय ग्रेट फ्रैगमेंटेशन सीखने में न लगाया होता तो वह अब तक गॉड एम्परर रेल्म में पहुंच चुका होता और ईवल यामन उसके सामने एक सपने जैसा भी नहीं टिकता। उनकी लड़ाई फिर से छिड़ी और भारी शोर के बीच केवल 8 प्रहारों में ईवल यामन की आइस गॉड बॉडी टूटने लगी। उसके मुंह से खून निकला और उसका शरीर कांप उठा। वह पूरी तरह हार चुका था। दर्शक स्तब्ध रह गए कि 9 सिल्कवर्म्स की शक्ति इतनी भयानक है और वास्तव में 3000 एंशंट मिस्टरीज अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शक्ति केवल रहस्य में नहीं बल्कि उसे उपयोग करने वाले की जन्मजात प्रतिभा में छिपी है और 9 सिल्कवर्म्स दोनों में निपुण था, इसलिए ईवल यामन के लिए उसके सामने टिक पाना असंभव था। एवरीवन नॉडेड बिकॉज ये बात स्पष्ट थी कि केवल एक ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि वह ईवल यामन को पूरी तरह कुचल दे। वास्तव में अभी जो हमला 9 सिल्कवर्म्स ने किया था उसमें उसने अपनी शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन मिस्ट्री, अपनी ओरिजिनल सोर्स मिस्ट्री और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन तीनों को चरम पर पहुंचाकर एक साथ प्रयोग किया था। इन सभी शक्तियों के संयोजन ने ईवल यामन को बेचारा बना दिया और उसे एक ही झटके में धराशायी कर दिया। बढ़त हासिल करने के बाद 9 सिल्कवर्म्स का शरीर मानो विस्फोटित हुआ और वह ईवल यामन पर टूट पड़ा। उसके पैरों की गति तूफान जैसी थी और जो भी किक ईवल यामन पर लगती उसके प्रहार से अंतरिक्ष ऐसे फट रहा था जैसे किसी ने नरम टोफू को तोड़ दिया हो। ईवल यामन पूरी शक्ति से गरजता हुआ मुकाबला कर रहा था किंतु उसके लिए ये परिणाम बदल पाना असंभव था। कुछ ही प्रहारों में ग्रेट फ्रैगमेंटेशन की उग्र ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई और उसका मूल आइस गॉड बॉडी टूटने लगा। खून उगलते हुए उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। उसकी मूल दिव्य आकृति बिखर कर साधारण रूप में वापस आ गई और वह लड़खड़ाता हुआ बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर जा गिरा। 9 सिल्कवर्म्स ने बिल्कुल निर्विकार दृष्टि से उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा कि यही उनके बीच का अंतर है। 10,000 वर्ष पहले भी वह उसे हरा सकता था और आज भी हरा सकता है और जीवन भर ईवल यामन उसके बराबर खड़ा होने की क्षमता नहीं रखेगा। यही कारण है कि चाहे ईवल यामन कितना भी चाहे वह रेनवे का पीछा करने योग्य नहीं है और जितना शीघ्र हो सके उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ईवल यामन क्रोध से कांप उठा परंतु पराजित होने के बाद उसके पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति कभी तर्क नहीं कर पाता। 9 सिल्कवर्म्स ने उसका अस्तित्व पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे शिवम की ओर मुड़ा। उसने कहा कि वह शिवम को एक अवसर दे रहा है क्योंकि शिवम की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह रेनवेई जैसी हस्ती के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रख सके, इसलिए बेहतर होगा कि वह स्वयं अपना अंत कर ले ताकि वह उसकी जान बचा सके। उसके अनुसार ये दया का रूप था क्योंकि चाहे शिवम ने राजकुमारी को स्वीकार किया हो या अस्वीकार, दोनों ही स्थितियों में उसकी मृत्यु निश्चित थी। शिवम इस प्रकार के घमंडी नाटक पर हंस पड़ा। उसने तिरस्कार से कहा कि 9 सिल्कवर्म्स में उसे हराने की क्षमता ही नहीं है। 9 सिल्कवर्म्स ने तुरंत उसे चेताया और ईवल यामन के हाल का हवाला दिया, ये दावा करते हुए कि यदि ईवल यामन जैसे व्यक्ति को वह एफर्टलेसली हरा सकता है तो शिवम जैसे 7वें स्तर के व्यक्ति का क्या ही करता। परंतु शिवम ने व्यंग्य से कहा कि उसे समझ नहीं आता कि एक साधारण क्वाजी इंपीरियल कल्टिवेटर में इतनी आत्ममुग्धता कहाँ से आ जाती है।
यदि वह स्वयं भी क्वाजी एम्परर रेल्म में होता तो एक उंगली से 9 सिल्कवर्म्स को कुचल देता। ये सुनकर 9 सिल्कवर्म्स का अहंकार चूर चूर हो गया और वह क्रोध से बौखला उठा। वह मन ही मन शिवम से ईर्ष्या कर रहा था, क्योंकि शिवम केवल डिवाइन मोनार्क 7th लेयर पर होकर भी इतनी भीषण शक्ति प्रदर्शित कर चुका था। अगले ही क्षण 9 सिल्कवर्म्स बिजली की गति से आगे बढ़ा और विनाशकारी ऊर्जा के साथ एक स्टील व्हिप जैसे पैर को झटके से शिवम की ओर फेंका। वह जुबानी तिरस्कार कर सकता था, परंतु मन में वह शिवम को अत्यंत खतरनाक मान रहा था और इसलिए शुरू से ही पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मिस्ट्री, ओरिजिन मिस्ट्री और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन सभी सक्रिय कर दिए। शिवम ने हाथ उठाया और 3 ग्रेविटी बीड्स आकाश में उछल पड़े। इस बार उसने संपूर्ण 100% ग्रेविटेशन शक्ति को मुक्त कर दिया। भयावह गुरुत्वाकर्षण 9 सिल्कवर्म्स पर टूट पड़ा और उसका शरीर डगमगा गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की डिवाइन पावर पारे की तरह भारी हो चुकी है, 10 गुना धीमी गति से बह रही है और उसका शरीर मानो दर्जनों ग्रहों के बोझ से घिर गया है। उसने पूरी शक्ति से गर्ज कर ग्रेट फ्रैगमेंटेशन चलाया। भारी विनाशकारी ऊर्जा ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और ग्रेविटी को भी विकृत कर दिया। उसी क्षण शिवम आगे बढ़ा और उसकी मुट्ठी 9 सिल्कवर्म्स की ओर बिजली की तरह बढ़ी। 9 सिल्कवर्म्स ने भी अपनी टांग बदलकर एक शक्तिशाली काउंटर अटैक किया। जब उनकी तकनीकें टकराई तो विस्फोटक गर्जना हुई और दोनों पीछे फेंके गए। शिवम सैकड़ों मीटर पीछे हटकर रुका और उसने अपने हाथ को देखा। उसकी मुट्ठी पर दरारें पड़ चुकी थीं। हालांकि उसकी रिकवरी अविश्वसनीय थी, इसलिए घाव तत्क्षण भरने लगे, फिर भी वह स्तब्ध था कि ग्रेट फ्रैगमेंटेशन कितनी खतरनाक शक्ति है। ये शक्ति उसकी कई सीक्रेट टेक्निक्स और यहाँ तक कि उसकी इंस्क्रिप्शन फोर्स तक को चीरकर लगभग उसकी मुट्ठी को ध्वस्त कर चुकी थी। शिवम समझ गया कि समस्या उसकी इंस्क्रिप्शन फोर्स की शक्ति में नहीं बल्कि उसकी कल्टिवेशन में है, क्योंकि वह अभी डिवाइन मोनार्क 7th लेयर पर है, जबकि 9 सिल्कवर्म्स उससे कई गुना उच्च अनुभव और शक्ति रखता है। परंतु उसके भीतर उत्साह भी भर गया। उसे किसी भी हालत में इस तकनीक को हासिल करना था। 9 सिल्कवर्म्स लगातार गरज रहा था कि ग्रेट फ्रैगमेंटेशन सब कुछ तोड़ सकती है और ग्रेविटी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी शिवम ने हंसते हुए कहा कि क्या उसे लगता है कि केवल वही 3000 एंशिएंट मिस्ट्रीज का अभ्यास करता है। अगले ही क्षण ग्रेट विंड टेक्निक उसके हाथों में सक्रिय हो गई और उसके चारों ओर प्रचंड विंड एनर्जी घूमने लगी, जो काटने और नष्ट करने की शक्ति से भरी थी। दोनों फिर भिड़े और इस बार लगातार कई टक्करें हुई। दोनों एक साथ पीछे हटे और स्थिर हुए। 9 सिल्कवर्म्स स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह चिल्लाया कि यह कैसे संभव है कि शिवम भी 3000 एंशिएंट मिस्ट्रीज का अभ्यास कर चुका है। दर्शक भी हैरान रह गए और सभी की नजरें केवल शिवम पर टिक गईं। हर कोई हैरान और अवाक रह गया, क्योंकि ये दृश्य उनकी समझ से परे था। किसी डिवाइन मोनार्क 7th लेयर वाले व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करता था कि वह 3000 एंशिएंट सीक्रेट आर्ट्स में महारत हासिल कर सके, लेकिन शिवम के भीतर अभी भी इतने छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स थे। यह बात सभी को पूरी तरह विचलित कर गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना युवा व्यक्ति इतनी भयावह क्षमता कैसे प्राप्त कर सकता है। 9 सिल्कवर्म्स ने तीखी निगाहों से शिवम को घूरते हुए पूछा कि आखिर उसने कौन सा एंशिएंट सीक्रेट अर्जित किया है, जिस पर शिवम ने सहजता से उत्तर दिया कि यह ग्रेट विंड है। ग्रेट विंड सुनते ही 9 सिल्कवर्म्स की आंखें चमक उठीं और वह लालच से भर गया। उसने आदेश स्वर में कहा कि यदि शिवम उसके आगे घुटने टेक दे और हार मान ले तो वह केवल उसके एक हाथ को छोड़ सकता है। बदले में शिवम को ग्रेट विंड उसे सौंपना होगा। ये सुनकर शिवम हंस पड़ा, क्योंकि 9 सिल्कवर्म्स की यह शैली उसके लिए हास्यास्पद थी। उसे लगता था कि वह चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, बुद्धि के मामले में वह बेहद साधारण और अंधा था। वह अपने आप को शिवम से कहीं ऊपर समझता था, लेकिन सच में वह क्या था, शिवम अच्छी तरह समझता था। जब 9 सिल्कवर्म्स ने उसकी हंसी पर प्रश्न उठाया तो शिवम ने सीधा कह दिया कि वह इतना दिखावा करता है कि खुद को कुछ समझने लगा है, जबकि शिवम की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं। ये सुनते ही 9 सिल्कवर्म्स भड़क उठा और क्रोध से कांपते हुए चीखा कि यह अपमान वह सहन नहीं करेगा। लेकिन शिवम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि बार बार वही पंक्ति मत दोहराओ। यदि उसे ग्रेट विंड चाहिए तो वह एक शर्त रखता है। दोनों में शर्त ये लगे कि जो हार जाएगा उसे अपने 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स दूसरे को सौंपने होंगे। यदि शिवम हारता है तो वह ग्रेट विंड देकर 9 सिल्कवर्म्स का अनुचर बन जाएगा, लेकिन यदि 9 सिल्कवर्म्स हारेगा तो उसे अपना ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक सौंपना होगा। पहले तो 9 सिल्कवर्म्स ने हेकड़ी दिखाई कि वह कभी नहीं हार सकता, परंतु जब शिवम वापस मुड़कर जाने लगा तो वह घबरा गया और उसे रोककर शर्त स्वीकार कर ली।
ये देखकर दर्शकों में उत्साह फैल गया क्योंकि अब दोनों महान सीक्रेट आर्ट्स की वास्तविक टक्कर होने वाली थी। शिवम और 9 सिल्कवर्म्स बैटल प्लेटफॉर्म पर आमने सामने खड़े हुए और उनकी आभाएं टकराकर मानो आकाश को हिला रही थीं। शिवम ने तुरंत अपने 3 ग्रेविटी बीड्स सक्रिय किए और उनकी पूरी शक्ति को मुक्त कर दिया। तीनों बीड्स की ग्रेविटी एक साथ फटते हुए इतनी तीव्र हुई कि यदि कोई कल्टिवेटर आर्टिफैक्ट भी उसमें फंस जाता तो एक झटके में चकनाचूर हो जाता। 9 सिल्कवर्म्स पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उसने ग्रेट फ्रैगमेंटेशन को अपनी ढाल बना लिया और ग्रेविटी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। दूसरी ओर शिवम ने ग्रेट विंड को सक्रिय करके इंस्क्रिप्शन फोर्स और अनेक सीक्रेट आर्ट्स के साथ उसे चक्र की तरह घेर लिया। दोनों की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरे बैटल प्लेटफॉर्म पर कंपन हो उठा और दोनों की शक्ति एक दूसरे के बराबर टकराती रही। दर्शक विस्मित थे क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि शिवम का ग्रेट विंड इतना शक्तिशाली होगा कि 9 सिल्कवर्म्स की ग्रेट फ्रैगमेंटेशन को रोक सके। वे ये भी नहीं मान पा रहे थे कि केवल 10,000 वर्ष से कम आयु वाले युवा ने ये सब हासिल कर लिया होगा। वे यह नहीं जान पाए कि शिवम ने यह आर्ट केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय में सीखी है। यदि उन्हें ये पता चलता तो उनकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आती। उसका टैलेंट, उसका परसेप्शन और उसका इंस्क्रिप्शन बॉडी सभी मिलकर उसे एक चलते फिरते चमत्कार में बदल चुके थे। कई दर्जन टक्करें होने के बाद भी दोनों बराबरी पर टिके रहे, लेकिन 9 सिल्कवर्म्स अंदर से क्रोधित हो चुका था। वह यहाँ शिवम को दबाने आया था, लोगों के सामने खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने आया था और रूपाली जैसी हस्ती भी यह सब देख रही थी, परंतु वह शिवम को हरा नहीं पा रहा था। यह उसके घमंड के लिए असहनीय था। उसने क्रोध से गरजते हुए कहा कि शिवम को मरना होगा, परंतु ग्रेविटी का दबाव उसकी शक्ति को पूरा नहीं उभरने दे रहा था। शिवम ने ताना मारते हुए कहा कि 9 सिल्कवर्म्स ने ग्रेट फ्रैगमेंटेशन को हजारों साल में अभ्यास किया है और तब भी उसकी शक्ति इतनी सामान्य है। उसने कहा कि वह स्वयं केवल 1 वर्ष में ग्रेट विंड को इस स्तर तक पहुंचा चुका है, इसलिए 9 सिल्कवर्म्स का स्वयं को प्रतिभाशाली कहना भी मजाक जैसा लगता है। ये सुनकर पूरी भीड़ हक्की-बक्की रह गई, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे शिवम की रणनीति माना, 9 सिल्कवर्म्स का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश। 9 सिल्कवर्म्स ने भी यही समझा और यह मानने से इनकार कर दिया कि यह सच हो सकता है। शिवम बार बार उसे उकसाता रहा कि अगर वह इसी ऊर्जा के साथ लड़ता रहा तो हार जाएगा। ये सुनकर 9 सिल्कवर्म्स क्रोध से उबल पड़ा और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह विचलित हो गई। 9 सिल्कवर्म की पहले वाली आत्मविश्वासी मुद्रा मानो ये जताती थी कि वह आसानी से शिवम को दबा देगा और पलक झपकते ही जीत लेगा, लेकिन अब हालत ये थी कि वह इतने लंबे समय से लड़ रहा था और फिर भी बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। यही बेचैनी उसकी हड़बड़ाहट का कारण बन रही थी। इसके साथ ही शिवम द्वारा ये कहना कि उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को सिर्फ 1 साल में इस स्तर तक साध लिया, 9 सिल्कवर्म को भीतर तक विचलित कर गया था। वह भले ही इसे सच न मान रहा हो, पर इतना निश्चित था कि शिवम ने ये कला उससे कहीं कम समय में सीखी है। यही बात 9 सिल्कवर्म के मनोबल पर असर डालने लगी और उसका मन अस्थिर होने लगा। जब मन अस्थिर हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से कमजोरियां सामने आने लगती हैं। 9 सिल्कवर्म के पूरे शरीर में रोशनी फैल गई और उसकी भौहों के बीच से एक जेड स्वॉर्ड निकलकर तेज चीख के साथ ग्रेविटी बीड्स की ओर लपक गया। वह ग्रेविटी बीड्स के दबाव को सह नहीं पा रहा था और उसे हर हाल में उस दबाव को चकनाचूर करना था, परंतु जैसे ही जेड स्वॉर्ड ग्रेविटी बीड से टकराया, एक तीखी गूंज उठी और तलवार कुछ दूरी पीछे फेंक दी गई। ग्रेविटी बीड तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और उसका दबाव अब भी उतना ही भारी बना रहा। अब शिवम की आंखों में चमक आई और उसने 9 सिल्कवर्म की कमजोरी को पकड़ लिया। अगले ही क्षण उसका शरीर मानो धुंध बनकर हवा में घुल गया और देखते ही देखते वह 9 सिल्कवर्म के पास पहुंच गया। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक उसकी गति और हमले दोनों को बढ़ा देती थी, इसलिए उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही शिवम 9 सिल्कवर्म के बाईं ओर प्रकट हुआ और उसकी हथेली तलवार जैसी धारदार बनी, जो एक ही क्षण में 36 बार वार कर चुकी थी और सभी वार 9 सिल्कवर्म की 3 कमजोरियों पर पड़े थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि अधिकांश लोग समझ भी नहीं पाए। 9 सिल्कवर्म जैसे प्रतिभाशाली योद्धा ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपनी चाल बदली। उसकी टांगें तेज हवा की तरह घूमी और साथ ही उसकी हथेली तलवार की तरह बनकर शिवम की गर्दन की ओर बढ़ी। इस तरह उसने 3 में से 2 कमजोरियों को बचा लिया, पर एक अभी बाकी थी और उसी एक पर शिवम का वार लगा। शिवम की हथेली की नोक 9 सिल्कवर्म के सीने में धंस गई। भयंकर शक्ति ने उसकी रक्षा को चीर डाला, उसके अस्थिमांस को फाड़ दिया और उसके सीने में एक बड़ा रक्तमय छेद बन गया।
नाइन सिल्कवर्म पीड़ा में चीखते हुए पीछे हट गया और दिव्य शक्ति के सहारे घाव को बंद करने की कोशिश करने लगा, पर शिवम उसे मौका देने वाला नहीं था। इसके बाद शिवम के लगातार प्रहार शुरू हुए। उसके हमले मानो आकाश में हर दिशा से बरस रहे थे। नाइन सिल्कवर्म बार बार चोटिल हो रहा था और उसके शरीर पर घावों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक वार से शिवम ने लगभग उसका सिर फोड़ डाला और यद्यपि नाइन सिल्कवर्म ने अपनी अद्भुत शारीरिक कला से इसे सह लिया, फिर भी उसका सिर भीतर तक हिल गया, उसकी आत्मा तक कांप गई और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। नाइन सिल्कवर्म समझ गया कि अब क्या होने वाला है। वह जोर से गरजा और चारों ओर हाथ पैरों से हमला करने लगा, शिवम को पीछे धकेलने की कोशिश में, लेकिन शिवम उसकी हर चाल को आसानी से चकमा देता हुआ उसके सिर के ऊपर जा पहुंचा और एक भयंकर लात उसके चेहरे पर मारकर उसे दूर तक उड़ा दिया। नाइन सिल्कवर्म का शरीर एक फटे बोरे की तरह हवा में घूमता हुआ बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर जा गिरा। वह कई क्षणों तक वहीं पड़ा कराहता रहा, फिर किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और शिवम को खूंखार नजरों से घूरने लगा। शिवम ने शांत स्वर में कहा, नाइन सिल्कवर्म तुम हार गए हो, अब मुझे बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक सौंप दो। ये सुनकर नाइन सिल्कवर्म पागल हो गया। वह हिस्टेरिया में चीखने लगा कि एक साधारण से गैलेक्सी जेके के शिष्य ने उसकी महान कला पर दावा करने की कैसे हिम्मत की। वह कह रहा था कि वह शिवम को मार देगा, गैलेक्सी जेके को नष्ट कर देगा और पूरे संप्रदाय को मिटा देगा। उसका चेहरा क्रोध और पागलपन से विकृत हो चुका था। उधर शिवम तिरस्कार से हंसते हुए बोला कि क्या यही है टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स की सूची में आने वाली महान प्रतिभाओं का चरित्र? हारते ही रोने चीखने लगते हैं। ये सुनकर नाइन सिल्कवर्म और भड़क उठा, मगर शिवम वहीं नहीं रुका। उसने जोर से सबके सामने घोषणा कर दी कि अगर गैलेक्सी जेके के साथ भविष्य में कुछ भी बुरा होता है तो पूरी ब्रह्मांडीय समाज ये जानेगा कि यह सिल्कवर्म क्लैन का किया हुआ है और इन्हें को भी न्याय करना होगा। ये सुनकर सारा ध्यान नाइन सिल्कवर्म की ओर मुड़ गया। सिल्कवर्म क्लैन के जो उच्च स्तरीय लोग फैंटेसी जेट के जरिए सब देख रहे थे, वे भी शर्म से मुंह छुपाने को मजबूर थे। अब वे गैलेक्सी जेके को छू भी नहीं सकते थे, वरना पूरे ब्रह्मांड में बदनामी हो जाती। नाइन सिल्कवर्म को भी समझ आ गया कि अब वह गैलेक्सी जेके को नहीं छू सकता, पर शिवम को मारना अभी भी संभव है, कम से कम उसकी सोच में। लेकिन फिर भी शिवम ने उसे ताना मारते हुए पूछा, नाइन सिल्कवर्म तुम अभी तक बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक क्यों नहीं दे रहे? क्या इतनी बड़ी सेलेस्टियल सिल्कवर्म रेस से बस तुम्हारे जैसे लोग ही निकलते हैं जो हार मानने की हिम्मत नहीं रखते? नाइन सिल्कवर्म ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा कि वह कभी नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वह ये कला शिवम को नहीं सौंपेगा। उसने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसे देना उसे मौत जैसा लगता था। नाइन सिल्कवर्म घमंड से शिवम को देख रहा था। वह वर्म क्लैन का पियरलेस ईवल डुअर था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने लोगों की मौजूदगी में शिवम उसकी तरफ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। फक थिंग्स, दूर बैठकर देख रहे सिल्कवर्म क्लैन के कई अनुभवी शक्तिशाली योद्धा भी उसे कोस रहे थे, क्योंकि नाइन सिल्कवर्म ने सच में अपने कबीले की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। दूरदराज के ग्रह पर एल्वन प्रिंसेस रूपाली, वॉन्डरिंग स्पिरिट और अन्य लोग भी इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। वॉन्डरिंग स्पिरिट होंठ सिकोड़ते हुए बोला कि नाइन सिल्कवर्म जैसा शेमलेस व्यक्ति यंग लेडी का पीछा करना चाहता था, सच में टोड्सवॉर्न का मांस खाना चाहता था। उसके मुकाबले शुभम कहीं अधिक पसंद आने वाला व्यक्ति था। रूपाली ने शांत स्वर में कहा कि कुछ लोग भले ही बड़े परिवारों से आते हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका चरित्र भी महान हो। वॉन्डरिंग स्पिरिट ने तुरंत सहमति जताई। कुछ लोग अगर अच्छे परिवार में पैदा होते हैं और बचपन से हर चीज उन्हें बिना विरोध के मिलती है, तो वे बड़े होकर भी उसी मानसिकता के हो जाते हैं। चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी ऊंची हो, जब उन्हें पहली बार असली असफलता या चुनौती मिलती है तो वे टूट जाते हैं और असली मानसिक कमजोरी उजागर हो जाती है। नाइन सिल्कवर्म स्पष्ट रूप से ऐसा ही व्यक्ति था। बचपन से उसकी प्रतिभा असाधारण थी और वर्म क्लैन ने उसे खूब लाड़ प्यार और सम्मान दिया था। जीवन में कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया था और यही उसकी मनमानी और घमंड का कारण था। किसी शक्तिशाली जाति के सामने वह थोड़ा संयम दिखा सकता था, लेकिन कमजोर जातियों के सामने उसकी असली प्रकृति सामने आ जाती थी। खासकर शिवम को, जिसे वह अपने मन में एक स्पाइसी चिकन समझता था, उसके हाथों हार जाना उसके लिए असहनीय था और इसी कारण उसकी कुरूप मानसिकता सबके सामने प्रकट हो गई। शिवम को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अगर नाइन सिल्कवर्म देने का इरादा नहीं रखता तो वह खुद जाकर छीन लेगा। ये कहते ही वह हवा में कदम रखते हुए सीधे नाइन सिल्कवर्म की ओर बढ़ा।
नाइन सिल्कवर्म चिल्लाया कि शुभम कैसे उसकी तरफ हाथ उठा सकता है, वह सिल्कवर्म ट्राइब का पियरलेस प्राइड है, कोई उसकी हिम्मत नहीं कर सकता। पर शिवम ने उपहास से कहते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो वह करने की हिम्मत नहीं रखता। अगले ही क्षण उसका शरीर एक भूती गति से आगे बढ़ा और पल भर में वह नाइन सिल्कवर्म के ऊपर पहुंच गया। एक जोरदार धमाके के साथ शिवम की मुट्ठी तूफानी शक्ति लेकर नाइन सिल्कवर्म की ओर गिरी। नाइन सिल्कवर्म स्तब्ध था क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि शिवम सच में उस पर हमला करेगा। उसने पूरी ताकत से बचाव करने की कोशिश की लेकिन वह पहले ही गंभीर रूप से घायल था। उसकी शक्ति शिवम की बराबरी नहीं कर पाई और अगले ही पल शिवम की मुट्ठी उसके चेहरे पर गिरी। एक भयानक चीख के साथ उसका सुंदर चेहरा चूर चूर हो गया और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। वह अभी ठहरा भी नहीं था कि शिवम फिर वहां पहुंचा और उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर पैर रख दिया। शिवम ठंडे स्वर में बोला कि बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक सौंप दो। नाइन सिल्कवर्म पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि वह शिवम को मार देगा, उसे नष्ट कर देगा, वह गैलेक्सी जेके को खत्म कर देगा। उसके लाल आंखों में पूरी तरह पागलपन भरा था। उसने सोचा था कि शिवम उसे चोट तो पहुंचा देगा परंतु हाथ नहीं डालेगा। वह मानकर चल रहा था कि मौका मिलते ही वो बदले में शिवम को मार गिराएगा, पर बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक वह किसी भी हालत में नहीं देगा। शिवम की आंखें ठंडी हो गईं। क्या नाइन सिल्कवर्म सच में सोच रहा था कि वह उसे हाथ नहीं लगाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे मारकर गैलेक्सी जेके छोड़ देगा और किसी नए रूप में गायब हो जाएगा। अतः शिवम के भीतर हत्या की तीव्र इच्छा उमड़ने लगी। उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ और अगले ही क्षण एक खून की छींटें उछली। शिवम ने भाले से नाइन सिल्कवर्म की दोनों टांगें भेद कर जमीन में गाड़ दी। नाइन सिल्कवर्म दर्द से तड़पते हुए चीख उठा। इस स्तर के योद्धा का शरीर चाहे पुनर्जीवित हो सकता है पर दर्द कम नहीं होता। आसपास के लोग दहशत में सांस भरकर रह गए। ये शुभम सच में अत्यंत दुस्साहसी था। नाइन सिल्कवर्म चाहे जितना भी निकम्मा और घमंडी हो, सिल्कवर्म क्लैन का अल्टीमेट जीनियस था। शिवम के इस व्यवहार का मतलब था कि वह सिल्कवर्म क्लैन की भविष्य की प्रतिशोधी कार्रवाई को खुली चुनौती दे रहा था। भले ही सिल्कवर्म क्लैन गैलेक्सी जेके को खुले में नुकसान न पहुंचाए पर गुप्त रूप से किसी विशेषज्ञ को भेजकर शिवम को मार देना उनके लिए कठिन नहीं होता, पर शिवम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। नाइन सिल्कवर्म पागलों की तरह चीख रहा था कि वह शिवम को मार देगा, उसे खत्म कर देगा। तभी शिवम ने उसका सिर पकड़कर जमीन पर दे मारा। जमीन भले ही शक्तिशाली फॉर्मेशन से सुदृढ़ थी, फिर भी नाइन सिल्कवर्म का सिर टकराते ही एक बड़ा गड्ढा बन गया। शिवम ने ये क्रिया बार बार दोहराई। जमीन के धमाके गूंजने लगे और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। नाइन सिल्कवर्म की हालत पहचान में न आने लायक हो गई, फिर भी उसकी आंखों में रिजेंटमेंट की आग जल रही थी। शिवम ठंडे स्वर में बोला कि अगर वो अब भी नहीं मान रहा तो वह सच में उसे मार देगा। उसकी आंखों में हत्या की पूरी ठंडक चमक रही थी। उसने फिर से एक भाला बनाया और इस बार सीधे नाइन सिल्कवर्म के डैंशन पर वार किया। भाला उसके स्टार कोर से टकराया और उसके 9 स्टार रिंग कांप उठे। स्टार कोर में कई दरारें उभर आईं। ये दृश्य देखकर नाइन सिल्कवर्म की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवम सच में उसकी कल्टिवेशन को नष्ट करने वाला है। स्टार कोर टूटने का मतलब था मृत्यु से भी बदतर अंत। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का डिसाइपल इतनी हिम्मत करेगा, पर शिवम सच में ऐसा कर रहा था। पूरा वातावरण शांत हो गया। सब लोग स्तब्ध थे कि शिवम ने इतनी हिम्मत कैसे की। गैलेक्सी जेके के प्रमुख और वरिष्ठ लोग भी पीले पड़ गए, क्योंकि अगर शिवम ने नाइन सिल्कवर्म को वास्तव में क्रिपल कर दिया तो पूरा गैलेक्सी जेके भारी संकट में पड़ सकता था। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि अगला वार उसके स्टार कोर को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ये सुनकर नाइन सिल्कवर्म की रीढ़ में आइस उतर गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि शिवम सच में उसे खत्म कर देगा। अंततः वह दहशत में चिल्लाया, मैं दूंगा, मैं तुम्हें बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक दूंगा। नाइन सिल्कवर्म भय से चिल्लाया। शिवम ने अपना हाथ रोक लिया। नाइन सिल्कवर्म ने दांत भींचे, पर अंत में वह पूरी तरह बेबस था और विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अनिच्छा के बावजूद बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक सौंप दी। उसकी भौंहों के बीच से एक जेड सिंबल उड़कर बाहर आया, जिसे शिवम ने अपने हाथ में पकड़ लिया। शिवम ने अपनी डिवाइन सेंस से उसे जांचा और पाया कि उसमें सचमुच ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक ही दर्ज थी। ये देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे स्टोरेज रिंग में रख लिया। आसपास खड़े बहुत से लोग ईर्ष्या से उसे देखते रह गए। शिवम ने बिना दया दिखाए नाइन सिल्कवर्म को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया और उसे मारा नहीं।
आखिर इतनी बड़ी भीड़ के सामने और ड्रीम गॉड जेड के लाइव प्रसारण में वह 9 सिल्क वर्म को मार देता तो वर्म क्लैन के पुराने महानुभाव निश्चित ही उसे मारने निकल पड़ते, लेकिन अब जब उसने 9 सिल्क वर्म को नहीं मारा तो उन बूढ़े राक्षसी चरित्रों को भी खुलकर हमला करने में झिझक होगी। अभी शिवम की ताकत उतनी नहीं थी कि वह बिना सोचे किसी भी परिणाम का सामना करे। अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली होता तो 9 सिल्कवर्म को मार देता और सिल्कवर्म क्लैन कुछ भी नहीं कर पाते। 9 सिल्कवर्म भीतर ही भीतर डैम डैम चिल्ला रहा था। उसका पूरा शरीर मानो आग में झुलस रहा हो, लेकिन वह रुकने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। वह शेष ऊर्जा जुटाकर भागता चला गया। शिवम ने चारों ओर नजर डाली और पूछा कि कोई और मुकाबला करेगा या नहीं। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मजाक थोड़े ही था कि 9 सिल्कवर्म जैसा रैंक 49 वाला पावर हाउस हार चुका था, तो बाकी किसमें इतनी हिम्मत थी कि मृत्यु बुलाने आगे आए। स्पार्कल स्टार डोमेन ग्रुप में इस समय यही सबसे शक्तिशाली मौजूद था। अन्य उच्च स्तर के क्वाज़ी एम्परर जीनियस शायद अभ्यास में लगे थे या यात्रा पर, इसलिए यहाँ कोई और नहीं था। काफी देर तक कोई सामने नहीं आया। शिवम ठंडी आवाज में बोला कि यदि कोई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता तो सब यहाँ से निकल जाएं। सभी की शक्लें बिगड़ी हुई थीं, अपमान से भरी हुई, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि शिवम से उलझे। अंततः वे सब चले गए। कुछ ही देर बाद शिवम अपने निवास स्थान लौटा। वहां पहुंचते ही उसने जेड सिंबल निकालकर ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक को पढ़ना आरंभ कर दिया। एक दिन बाद ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक पूरी तरह उसके मन में समा चुकी थी। ये वास्तव में असली तकनीक थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। ग्रेट विंड टेक्निक सीखने के बाद उसे तकनीकों की प्रामाणिकता पहचानने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन इसे साधना उतना आसान नहीं था। 9 सिल्कवर्म जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इसे हजारों वर्षों में सीखा था। शिवम चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, इतनी जल्दी यह तकनीक सफलतापूर्वक नहीं सीख सकता। हाँ, यदि उसे ऐसा वातावरण मिल जाए जो इस तकनीक के अनुरूप हो तो सीखने का समय बहुत कम हो जाएगा, जैसे ग्रेट विंड टेक्निक के साथ हुआ। वहाँ तेज हवा वाला वातावरण उसे केवल 1 वर्ष में सफलता तक ले आया था। शिवम चाहता था कि साधना तुरंत शुरू कर दे, पर यह स्थान अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। 9 सिल्कवर्म को उसने इतना बुरी तरह हराया और अपमानित किया था कि सिल्कवर्म क्लैन निश्चित ही बदला लेने की कोशिश करेगा। वह 9 सिल्कवर्म से नहीं डरता था, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली सिल्कवर्म क्लैन के किसी गुप्त हत्यारे से डरना चाहिए था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह गैलेक्सी जेके से कुछ समय के लिए दूर चला जाएगा, और जब इनमें सोल्जर सुप्रीमेस की भर्ती की घोषणा होगी तब गैलेक्सी जेके के नाम से वापस लौटकर भाग लेगा। वो अभी जा ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों में चमक आई और उसने एक दिशा में देखना शुरू किया। उस दिशा की हवा लहरों की तरह डोलने लगी और कुछ क्षण बाद एक आकृति प्रकट हुई। शिवम एक पल को चौंक गया, क्योंकि वह एक स्त्री थी, पर ऐसी स्त्री जो अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा से भरी हुई थी। लंबी हरी पोशाक, लहराती आस्तीन, मानो प्रकृति की देवी हो। उसके नुकीले कान देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक एल्फ थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ समय पहले वह वॉन्डरिंग स्पिरिट से मिला था। वॉन्डरिंग स्पिरिट भी सुंदर थी, लेकिन इस स्त्री के सामने उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती। यदि दोनों साथ खड़ी हों तो किसी की नज़र वॉन्डरिंग स्पिरिट पर टिकेगी ही नहीं। वह स्त्री हवा में चलते हुए सीधे शिवम के सामने उतर आए। शिवम ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। स्त्री लगभग 100 मीटर दूर रुककर बोली कि क्या वो शुभम है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जैसे वसंत की हवा मन को शांत कर देती है। शिवम ने सिर हिलाया और पूछा कि क्या वह प्रिंसेस एल्फ है। उसकी आभा देखकर उसे अंदाजा था कि यह रूपाली ही होगी। रूपाली ने सिर हिलाया और शिवम को गहराई से देखने लगी, मानो उसकी आत्मा तक झांक लेना चाहती हो, पर उसके लिए यह संभव नहीं था। उसकी दृष्टि में शिवम मानो धुएं की परत में लिपटा हुआ था, रहस्यमय और अपार। शिवम ने पूछा कि क्या वो सच में उससे विवाह करना चाहती है। सच कहे तो जब उसने पहली बार सुना कि एल्फ प्रिंसेस उससे विवाह करना चाहती है तो उसे लगा कि शायद वो बदसूरत होगी और इसलिए स्वयं दूल्हा ढूंढ रही होगी। पर बाद में जब सभी जातियों के जीनियस उससे ईर्ष्या करने लगे तब उसे समझ आया कि वह गलत था। जब उसने रूपाली को देखा तो वह जान गया कि दुनिया में उससे अधिक परिपूर्ण व्यक्तित्व शायद ही कोई हो। ऐसी स्त्री जिनकी प्रतिभा, सौंदर्य और पृष्ठभूमि सब सर्वोच्च हो, उनके पीछे चाहने वाले गैलेक्सी जिंग का एक चक्कर लगा सकते हों। फिर भी वह स्वयं उससे विवाह क्यों करना चाहती है? क्या यह उसकी प्रतिभा के कारण था या पुरानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए? किसी भी हालत में उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी। रूपाली ने कहा कि वॉन्डरिंग स्पिरिट ने उसे सब बता दिया था।
शिवम ने पूछा कि क्या वही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का कारण है, और यदि हाँ तो इतने समय बाद अचानक अब क्यों। रूपाली शांत स्वर में बोली कि उसने शिवम को रिसोर्स कवेनेंट में लड़ते हुए देखा था। उसकी प्रतिभा अत्यंत उच्च थी और वह स्वयं को ऐसे व्यक्ति के योग्य समझती थी। क्या ये कारण पर्याप्त नहीं? उसकी आंखें किसी गहरे झील की तरह चमक रही थीं। किसी दूसरे पुरुष के लिए ये सुनना ही जीवन का सबसे बड़ा गर्व होता, पर शिवम मूर्ख नहीं था। उसने कहा कि एंशंट यूनिवर्स में असंख्य प्रतिभाएं हैं और यह कहना बच्चों को बहलाने जैसा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई छिपा उद्देश्य है। रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सच में बहुत समझदार है। उसने सच उजागर करते हुए बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वह एंजल क्लैन में विवाह करे ताकि दोनों जातियों का प्रभाव बढ़े, पर एंजल क्लैन के जीनियस का चरित्र अच्छा नहीं था और वह उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। पर एंजल क्लैन का प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं था, लेकिन यदि वह पहले से किसी और से विवाह कर ले और वह भी उसी व्यक्ति से जो उसके नाम से जुड़ी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार निर्धारित हो, तो एंजल क्लैन कुछ नहीं कह सकेगा। शिवम ने ओह कहा। रूपाली का दिया हुआ कारण सुनकर उसे लगा कि यह कारण कुछ हद तक सही भी हो सकता है और परिस्थिति के अनुसार उचित भी। रूपाली ने कहा कि निश्चित रूप से वह उससे जो विवाह चाहती है वह कोई सच्चा विवाह नहीं बल्कि एक नकली विवाह है। आखिर उनके बीच कोई संबंध नहीं है और न ही कोई जान पहचान, तो यह विवाह केवल औपचारिक ही रहता। वो पूछती है कि उसे ये कैसा लगता है, कैसा लगता है। निश्चित रूप से शिवम इसका विरोध करता। वो असली विवाह के लिए तैयार नहीं था, तो नकली विवाह के लिए तो और भी नहीं। फिर रूपाली से विवाह करने का मतलब एंजल क्लैन के जीनियस को नाराज करना था और कोई मूर्ख ही ऐसा निर्णय लेता। रूपाली ने कहा कि वह सोच सकता है, क्योंकि भले ही अब यह नकली विवाह हो, लेकिन समय के साथ एक दूसरे को समझते हुए यह असली भी बन सकता है। उसकी आंखें गहरी झील की तरह चमक रही थी, किसी को भी अपने प्रभाव में लेने का सामर्थ्य रखती थी। यह आकर्षण केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी उपस्थिति में ही जादू था। ये बात सुनकर शिवम का दिल भी जोर से धड़का, लेकिन फिर भी उसने कहा, माफ कीजिए, मेरा पहले से कोई प्रिय है, कृपया लौट जाएं। रूपाली एक क्षण को स्तब्ध रह गई। क्या वास्तव में उसे किसी और से प्रेम था? क्या कोई पुरुष उसे उसके जैसी किसी को मना कर सकता है? वह जितना शिवम को देखती उसे और रहस्यमय पाती। गैलेक्सी जे के जैसे छोटे संप्रदाय में इतना अद्भुत व्यक्ति होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये पहली बार था जब रूपाली के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची थी। वह स्वयं एक पुरुष से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। उनके बीच विवाह संबंध की परंपरा भी थी। फिर भी जिस पुरुष को पूरा ब्रह्मांड चाह सकता था, उसने उसे ठुकरा दिया। पहले उसने वॉन्डरर स्पिरिट को भेजकर संदेश पहुंचाया था, पर वहां भी शिवम ने उसे ठुकरा दिया। बाद में उसने देखा कि शिवम किस तरह विभिन्न जातियों के जीनियस को हरा रहा था। उसकी शक्ति और प्रतिभा देखकर उसने सोचा था कि कोई भी पुरुष उसके ऐसे प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन अब सामने से भी उसे ठुकरा दिया गया। वह बेचैन हो उठी। उसने फिर पूछा, तुम सच में नहीं मानते? शिवम ने फिर कहा कि उसके पास पहले से एक प्रिय है और उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना एंजल क्लैन को नाराज करना होगा, जो बिल्कुल लाभदायक नहीं। उसने यह नहीं कहा कि उसकी पत्नी है, क्योंकि इस पहचान में वह शुभम था और शुभम की कोई पत्नी नहीं थी, इसलिए वह केवल स्वीट हार्ट कहकर निकल गया। आखिर किसके जीवन में बहुत से लोग प्रिय न होते? रूपाली को गुस्सा आ गया। उसने अपनी चमकती आंखों से शिवम को कुछ देर तक घूरा और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। एंजल क्लैन से बचना केवल एक कारण है, दूसरा कारण सोल प्राइमल स्टोन फ्रैगमेंट है। ये सुनते ही शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकला और उसमें प्रबल हत्या की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह ऊर्जा महसूस करते ही रूपाली घबरा गई और पीछे हट गई। शिवम ने उससे पूछा कि क्या उसके पास सच में लाइफ सोल युआन स्टोन फ्रैगमेंट है। रूपाली ने बिना झिझक कह दिया कि हाँ, उसके पास वह टुकड़ा है। शिवम ने तुरंत समझ लिया कि वह उससे विवाह क्यों करना चाहती थी। क्या उसका उद्देश्य उसे मारकर उसका लाइफ सोल प्राइमल स्टोन फ्रैगमेंट छीनना था? उसके शरीर से क्रोध और हत्या की भावना और तीखी हो गई। लेकिन रूपाली बोली कि शिवम गलत समझ रहा है। शिवम ने पूछा कि कैसे? लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट के स्पिरिट ने उसे बताया था कि ऐसे टुकड़ों के धारक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और मिलते ही मौत की लड़ाई होती है। निर्मल भी उसे मारकर उसका टुकड़ा लेना चाहता था। रूपाली ने कहा कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। फ्रैगमेंट रखने वाले एक दूसरे से लड़ते ही नहीं, सहयोग भी कर सकते हैं। उसने कहा कि राकेश की बातें पूरी सच नहीं थीं।
राकेश स्वार्थी था और यदि सभी टुकड़े इकट्ठे हो जाएं तो वह अन्य सभी स्पिरिट्स को निगलकर एक पूर्ण लाइफ स्पिरिट बन सकता है, इसलिए वह सभी धारकों को लड़ाने की कोशिश करता है। रूपाली ने कहा कि यदि वह चाहे तो राकेश से पूछ सकता है। शिवम की आंखों में ठंडा प्रकाश चमका। वह पहले से ही राकेश पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। उसने मन ही मन आदेश दिया, ओल्ड मन बाहर आओ, और राकेश प्रकट हो गया। वह तुरंत बोल पड़ा कि रूपाली झूठ बोल रही है और उसी पर विश्वास करना चाहिए। रूपाली ने कहा कि जब उसे फ्रैगमेंट मिला था राकेश ने उसे भी धोखा दिया था, पर बाद में उसने स्वयं बहुत शोध किया और सब सच समझा। यदि वह चाहे तो रूपाली प्रमाण भी दिखा सकती है। शिवम ने राकेश को घूरते हुए कहा कि सच बोलो। राकेश डरा हुआ था। उसने थोड़ा रोते हुए स्वीकार किया कि उसने थोड़ा झूठ कहा था। फ्रैगमेंट रखने वाले एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर सकते हैं, ये सच था। लेकिन वह यह नहीं झूठ बोला था कि जितने अधिक टुकड़े राकेश पाएगा और जितना अधिक फ्यूजन होगा उतना ही उसे लाभ मिलेगा, यह वह कभी नहीं छुपाता। राकेश के बोलते ही वह घबराकर शिवम की ओर देखने लगा, मानो डर रहा हो कि कभी भी शिवम उस पर हमला कर सकता है। वह लंबे समय से शिवम के साथ रह रहा था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि शिवम कितना भयानक है। कर्स पावर के सामने वह जैसे पल भर में नष्ट हो सकता था। शिवम की आंखों में ठंडा प्रकाश चमका। ये बूढ़ा सचमुच उससे झूठ बोल रहा था और उसे धोखा दे रहा था। रूपाली बोली कि एक बात में राकेश बिल्कुल गलत नहीं था। जितने अधिक लाइफ सोल पर्ल के फ्रैगमेंट्स एकत्र होंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन फायदे की सीमा वैसी नहीं थी जैसा राकेश बढ़ा चढ़ाकर बताता रहा। राकेश ने तुरंत मौका पकड़ते हुए कहा कि देखो वही तो वह कह रहा था। शिवम ने ठंडे स्वर में गेट मी बैक कहा और राकेश तुरंत पीछे हटकर फ्रैगमेंट के भीतर वापस समा गया। रूपाली ने कहा कि लगता है शिवम को लाइफ सोल पर्ल के बारे में बहुत कम जानकारी है। शिवम ने पलटकर पूछा कि क्या वास्तव में रूपाली इससे अधिक जानती है और क्या लाइफ सोल पर्ल उतना ही अद्भुत है जितना राकेश दावा करता था। रूपाली ने कहा कि इस विषय में राकेश ने झूठ नहीं कहा। लाइफ सोल पर्ल की उत्पत्ति सच में अत्यंत चमत्कारिक है, यहाँ तक कि राकेश ने जितना बताया उससे भी अधिक। उसने पूछा कि क्या शिवम ने कभी लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के बारे में सुना है। शिवम ने आश्चर्य से पूछा कि क्या इसका हेवन पैलेस से कोई संबंध है। रूपाली ने समझाना शुरू किया कि एंशिएंट यूनिवर्स 2 युगों में विभाजित है। पहला युग वह था जब प्रिमिटिव गॉड्स उत्पन्न हुए और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते रहे। दूसरा युग था इनर का युग, जब इनर ने प्रिमिटिव गॉड्स का सफाया कर दिया और नया शासन स्थापित किया। रूपाली ने बताया कि इन 2 युगों में प्रिमिटिव गॉड्स और इनर सर्वोच्च शक्तियां थीं, लेकिन इतिहास में ऐसे संगठन भी उभरे थे जो इन दोनों की सत्ता को चुनौती दे सकते थे। लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट ऐसा ही एक भयावह संगठन था जो इनर के उदय के शुरुआती दिनों में सामने आया था और हेवन पैलेस के विरुद्ध जाता था। ये सुनकर शिवम स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने हमेशा माना था कि इनर से बड़ा कोई नहीं और शीर्ष 10 जातियां भी उसके सामने शांत रहती हैं। लेकिन इतिहास में ऐसे संगठन मौजूद थे जो इनर जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सके, यह विचार ही उसकी समझ से परे था। रूपाली ने बताया कि इतिहास में ऐसे कई संगठन थे जिन्होंने हेवनली पैलेस को चुनौती दी थी। आरंभ में 9 हेवनली पैलेसेस थीं, लेकिन अब केवल 5 ही बचीं। इसका मतलब था कि 4 पैलेसेस नष्ट हो चुकी थीं। ऐसी बातें केवल बड़े और प्राचीन जाति समूह ही जानते थे। शिवम ने पूछा कि क्या लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट को इनर ने नष्ट कर दिया। रूपाली ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन इतना निश्चित है कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट अब अस्तित्व में नहीं है और लाइफ सोल पर्ल जो उसके 4 महान खजानों में से एक था वह भी टूट चुका है। इससे कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वह संगठन इनर द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। शिवम ने पूछा कि 4 महान खजाने। रूपाली ने कहा कि हाँ, लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के पास 4 सुप्रीम ट्रेजर्स थे, जिनमें से एक भी मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड का अधिपति बन सकता है। राकेश तुरंत बोल पड़ा कि देखो वो सही कह रहा था, सभी फ्रैगमेंट्स मिल जाएं तो यूनिवर्स का ओवरलॉर्ड बना जा सकता है। शिवम ने उसे चुप करा दिया। रूपाली ने आगे कहा कि शेष 3 सुप्रीम ट्रेजर्स अभी भी उस खोए हुए लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट में छिपे माने जाते हैं और अनगिनत वर्षों से अनगिनत लोग उन्हें खोजने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ। उसने ये भी बताया कि लाइफ सोल पर्ल फ्रैगमेंट्स में लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के सुराग छिपे हो सकते हैं, लेकिन राकेश उन सुरागों को नहीं जानता, क्योंकि पर्ल के टूटने पर उसकी स्मृति का बहुत हिस्सा खो गया था। रूपाली ने कहा कि अब जबकि सारी सच्चाई बता दी है, वह चाहती है कि शिवम उससे सहयोग करे।
शिवम ने पूछा कि किस प्रकार का सहयोग। रूपाली ने बताया कि उन्हें विवाह का नाटक करना होगा, सिर्फ इतना कि बाहरी दुनिया को लगे कि वे जुड़े हुए हैं। इसके बाद वे दोनों मिलकर अन्य लाइफ सोल युआन शी के धारकों का पता लगाएंगे, उनसे फ्रैगमेंट्स प्राप्त करेंगे और लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के खजाने की तलाश करेंगे। शिवम ने पूछा कि केवल सहयोग क्यों नहीं, चोरी क्यों? रूपाली ने कहा कि अन्य फ्रैगमेंट होल्डर्स किसी भी तरह सहयोग नहीं करेंगे और फ्रैगमेंट स्वयं लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट की चाबी की तरह है जिससे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, हालांकि वह शक्ति क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं। रूपाली ने कहा कि यदि वह सहयोग करने को तैयार हो जाए तो लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के बारे में उसे जो भी जानकारी है वह सब दे देगी। शिवम विचार में डूब गया। लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट, एक ऐसा संगठन जो इनर से टक्कर ले सकता था। यदि उसके खजाने मिल जाएं तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है, और 3 सुप्रीम ट्रेजर्स के बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूपाली का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके लिए कोई बड़ा बोझ नहीं था, क्योंकि उसकी वर्तमान पहचान शुभम की थी। उसकी वास्तविक पत्नियां अनुराधा और मीनू इस बारे में कभी नहीं जानेंगी, और ऊपर से ऐसी अद्भुत सुंदरता के साथ नकली विवाह का नाटक निभाना सुखद ही होता। इसके अलावा वह पहले ही गैलेक्सी जेके छोड़ने की सोच रहा था। रूपाली के साथ जाना आसान भी था और सुरक्षित भी। इस तरह वह लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के रहस्य भी खोज सकता था और अपने दुश्मनों की नज़र से भी बच सकता था। आखिरकार शिवम ने निर्णय ले लिया। शिवम के सवाल पर कि वह रूपाली के पास लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट होने के बावजूद उसकी उपस्थिति क्यों महसूस नहीं कर पा रहा, रूपाली ने शांत स्वर में समझाया कि उसका शरीर बहुत विशेष है और वह अपने भीतर मौजूद लाइफ सोल युआन स्टोन फ्रैगमेंट की आभा को पूरी तरह से सील कर सकती है, जिससे दूसरा मालिक उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता। ये सुनकर शिवम की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि राकेश ने हमेशा यही कहा था कि किसी भी प्रकार की सीलिंग से अन्य लोग तो रोके जा सकते हैं, पर फ्रैगमेंट के अन्य मालिक आपस में एक दूसरे को आसानी से महसूस कर लेते हैं। लेकिन रूपाली की क्षमता इतनी विचित्र थी कि शिवम जैसे शक्तिशाली फ्रैगमेंट होल्डर को भी उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। इससे स्पष्ट था कि यदि शिवम सच में उससे विवाह जैसे किसी अनुबंध में बंध जाता तो बिना समझे सोचे रूपाली उसके पास छिपे लाइफ सोल फ्रैगमेंट को चुपचाप छीन भी सकती थी। शिवम के मन में ये संदेह भी उठा कि शायद शुरुआत में रूपाली का उद्देश्य सिर्फ एंजल क्लैन से शादी टालना नहीं था, बल्कि उसके फ्रैगमेंट को हासिल करना भी था। परंतु जब उसने शिवम की प्रतिभा और शक्ति देखी और यह भी कि शिवम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, तब वह मजबूर हुई और सच्चाई बतानी पड़ी। रूपाली के पास एक और बड़ा लाभ था, वह दूसरों के लाइफ सोल फ्रैगमेंट महसूस कर सकती थी, पर अन्य उसे महसूस नहीं कर पाते। इसका अर्थ था कि वह किसी भी फ्रैगमेंट होल्डर के पास बिना संदेह पैदा किए पहुंच सकती थी और अचानक हमला करके फ्रैगमेंट छीन सकती थी। ये क्षमता अत्यंत खतरनाक और रणनीतिक थी, और शिवम भी इसे जानकर चकित रह गया। शिवम ने पूछा कि अब जब वे सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं तो पहला कदम क्या होना चाहिए। रूपाली ने कहा कि पहला कदम है जितने संभव हों उतने लाइफ सोल युआन स्टोन फ्रैगमेंट्स हासिल करना, क्योंकि जितने अधिक फ्रैगमेंट्स जुटेंगे उतने अधिक सुराग लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के बारे में मिलेंगे। जब शिवम ने पूछा कि क्या उसे पता है किसके पास और फ्रैगमेंट है, रूपाली ने बताया कि कम से कम एक फ्रैगमेंट उसके अनुसार ब्लड डेमन क्लैन के एक दानव ब्लडी के पास है। ब्लड डेमन रेस का नाम सुनते ही शिवम सतर्क हो गया, क्योंकि यह एक शक्तिशाली जाति थी जो 100,000 क्लैन लिस्ट में 55वें स्थान पर थी, और कहा जाता था कि इसका ब्लड क्लैन से भी अत्यंत निकट संबंध है। रूपाली ने पलटकर पूछा कि क्या शिवम को किसी और फ्रैगमेंट होल्डर के बारे में जानकारी है। शिवम ने कहा कि हाँ, वह निर्मल नाम का व्यक्ति था। रूपाली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि आमतौर पर 2 फ्रैगमेंट होल्डर्स मिलने पर लड़ाई होना तय होता है, इसलिए यह उम्मीद नहीं थी कि शिवम किसी और धारक को पहचानता होगा और उसने उससे लड़ाई में जीवित भी बचा लिया होगा। शिवम ने निर्मल की जाति और उसके बहुबाहु वाले प्रिमिटिव गॉड बॉडी का वर्णन किया, और रूपाली ने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से डूबी ट्राइब के मूरोंग फैमिली से होगा। शिवम ने कहा कि वह उससे एक विशेष दुनिया में मिला था। संभव है कि अब वह अपने परिवार लौट चुका हो, लेकिन यह निश्चित नहीं। उसे डाक की भी याद आई जो उसी गहन दुनिया में साधना करने गया था, और जिसकी प्रतिभा को देखते हुए अब उसका स्तर अवश्य ही भयावह होगा। रूपाली ने सुझाव दिया कि वे पहले निर्मल को खोजें, क्योंकि ब्लडी को संभालना अधिक कठिन होगा। शिवम सहमत हो गया, क्योंकि निर्मल उसे मारने का हर संभव प्रयास करता था और इस अवसर पर वह उसका हिसाब बराबर भी कर सकता था। दोनों ने योजना बनाकर यात्रा शुरू कर दी।
जाते हुए शिवम ने गैलेक्सी जेके को ड्रीम गॉड जेड के माध्यम से संदेश भेज दिया कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और जब इनर में सोल्जर भर्ती शुरू हो तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। रास्ते में रूपाली ने उसे लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड के बारे में और भी गहरे रहस्य बताए और उन्होंने निर्मल को निपटाने की रणनीति तैयार की, ब्यूटी ट्रैप। योजना ये थी कि जैसे ही वे मूरोंग फैमिली के क्षेत्र में पहुंचे रूपाली वहां खुलकर दिखाई दे। इतनी प्रसिद्ध सुंदरता का प्रकट होना पूरे डूबी ट्राइब में हलचल मचा देगा और सभी युवा मूरोंग फैमिली सहित उससे मिलने आएंगे। यदि निर्मल अपने घर लौटा होगा तो वह अवश्य प्रकट होगा। जैसे ही वह रूपाली के पास आएगा उसी क्षण शिवम सामने आएगा। तभी निर्मल को लाइफ सोल फ्रैगमेंट की उपस्थिति महसूस होगी और वह शिवम के पीछे आएगा जहां उसे जाल में फंसाकर समाप्त किया जा सकेगा। डूबी ट्राइब स्वयं एक बड़ी जाति थी लेकिन एल्विन ट्राइब से कमजोर थी। बावजूद इसके रूपाली जैसी प्रिंसेस भी वहां किसी को खुलेआम मारने या परिवारों पर हमला करने जैसी हरकतें नहीं कर सकती थी क्योंकि एंशिएंट यूनिवर्स में स्पष्ट नियम थे। शक्तिशाली जाति बिना कारण किसी कमजोर जाति पर अत्याचार करे तो अन्य जातियां और स्वयं इन्हें कठोर दंड देते हैं। इसलिए लाइफ सोल फ्रैगमेंट जैसा अनमोल खजाना पाने के लिए रूपाली को स्वयं ही चालाकी से काम लेना होता था। इसके अलावा कोई भी फ्रैगमेंट होल्डर अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम नहीं लेता। आखिरकार वे मूरोंग फैमिली के क्षेत्र में पहुंच गए जहां पहुंचते ही रूपाली ने सार्वजनिक रूप से अमूल्य औषधियां खरीदनी शुरू की। बस इतना पर्याप्त था। पूरा क्षेत्र हिल उठा। डूबी ट्राइब में खबर फैल गई कि एल्विन प्रिंसेस रूपाली आए हैं। अनगिनत युवा प्रतिभाशाली योद्धा उनसे मिलने उमड़ पड़े। कौन जाने सौंदर्य का हृदय जीतने का अवसर मिल जाए। डिवाइन आर्म स्टार पर स्थित डिवाइन आर्म विलर अपनी सुंदरता और आकर्षक बनावट के लिए पूरे डूबी ट्राइब में प्रसिद्ध थी और कहा जाता था कि कभी यह किसी महान पूर्वज का साधना स्थल था। उनके पतन के बाद ये स्थान एक पवित्र दर्शनीय स्थल बन गया जहां डूबी ट्राइब के असंख्य युवा प्रतिभाशाली योद्धा अपने पूर्वजों के वैभव को निहारने आया करते थे और कई बड़े समारोह भी यहीं आयोजित होते थे। इस बार डूबी ट्राइब के अनेक शीर्ष प्रतिभाशाली जीनियस स्वयं आगे बढ़कर अल्फ राजकुमारी रूपाली को डिवाइन आर्म विलर में आयोजित सभा के लिए आमंत्रित करने आए और रूपाली ने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिससे डूबी ट्राइब के युवाओं की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि मशहूर अफवाह ये थी कि रूपाली अत्यंत ठंडी, अभिमानी और चयनशील है और आमंत्रण शायद ही कभी स्वीकार करती है। इसीलिए जब उसने डूबी जीनियस का निमंत्रण स्वीकार किया तो वे आनंद से उछल पड़े। इस एक घोषणा से मानो पूरे डिवाइन आर्म स्टार पर सुनामी आ गई और असंख्य मल्टी आर्म्ड क्लैन के जीनियस यहां उमड़ पड़े। कहा जा रहा था कि कई शक्तिशाली प्रतिभाएं जो लंबे समय से सेक्लूडेड रिट्रीट में थीं, उन्होंने अपना ध्यान तोड़कर केवल रूपाली के दर्शन हेतु डिवाइन आर्म स्टार की ओर प्रस्थान कर दिया। इतना ही नहीं, डूबी ट्राइब की सीमा में यात्रा कर रहे अन्य जातियों के कई प्रतिभागी भी यह समाचार सुनते ही डिवाइन आर्म स्टार की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार शेनबी माउंटेन विला में उस दिन न केवल मल्टीआर्म ट्राइब के बल्कि अनेक जातियों के श्रेष्ठ युवा एकत्र हो गए। शिवम भी स्वाभाविक रूप से किसी अन्य जाति के प्रतिभाशाली की वेशभूषा में शेनबी माउंटेन विला में आ मिला। उसके आसपास खड़े कुछ युवा उत्साह से बातचीत कर रहे थे और किसी ने पूछा कि क्या वे रूपाली का दर्शन कर चुके हैं। एक ने कहा कि उसने केवल फैंटेसी गॉड जेड में उनकी छवि देखी है और वह न केवल अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा है बल्कि उनकी प्रतिभा भी अत्यंत उच्च है। सभी लोग रूपाली को हेवनली यूनिवर्स की पर्ल लिस्ट में शामिल उन विरल और महान प्रतिमाओं में गिन रहे थे जिन्हें सामान्य लोग अपने जीवन में कभी नहीं देख पाते। कोई कह रहा था कि काश वह उनसे विवाह कर सके, जबकि दूसरा उसे सपने देखने वाले आलू की तरह चिढ़ा रहा था। पूरे वातावरण में उत्साह, शोरगुल और चर्चा का माहौल था। अचानक किसी ने बातचीत को मोड़ते हुए कहा कि सुना है अल्फों की युवराज जी रूपाली एक शुभम नामक युवक से विवाह करना चाहती थी, पर शुभम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। ये सुनते ही कई युवा क्रोध से जल उठे, मानो शिवम उनका जन्मजात शत्रु हो। कोई कह रहा था कि यदि वह शुभम उसे मिल जाए तो उसे सिखा देगा। ये सुनकर शिवम केवल DNA के स्याव कर पाया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद अल्फ राजकुमारी के साथ सहयोग करना उसके लिए इतना सरल नहीं होगा। उसने निर्मल को खोजने के उद्देश्य से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी उसका कोई संकेत नहीं दिखा। इतने में किसी ने अचानक उत्साह से चिल्लाकर कहा कि अल्फ राजकुमारी आ गई हैं और सभी की नज़र आकाश की ओर उठ गई जहां से रूपाली धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। दृश्य इतना मनोहर था कि अनेक युवा मुग्ध होकर देखने लगे।
तुरंत ही धोबी ट्राइब के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली युवा आकाश में उड़े और रूपाली का स्वागत करते हुए उन्हें एक सुसज्जित मंडप में ले गए जहां उत्तम भोजन और दिव्य पेय की व्यवस्था थी। जैसे ही रूपाली बैठी, एक युवक ने पूछा कि क्या ये सत्य है कि उनका शुभम के साथ विवाह संबंध है। रूपाली ने शांत आवाज में उत्तर दिया कि हाँ, उनका शुभम के साथ विवाह अनुबंध है। ये सुनते ही एक 4 बाह वाले युवक ने घमंड भरे स्वर में कहा कि विवाह अनुबंध होने से क्या शुभम अभिमानी और आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति है और उसे प्रिंसेस एल्फ के योग्य नहीं माना जा सकता। उसके शब्दों से स्पष्ट था कि वह स्वयं रूपाली के योग्य होने का संकेत दे रहा था। कई अन्य जीनियस भी आगे बढ़कर कहते रहे कि यदि अवसर मिले तो वे शुभम को दबा देंगे ताकि रूपाली के लिए न्याय कर सकें। इन सब के बीच रूपाली का ध्यान अलग ही था। वह केवल शिवम को खोज रही थी और निर्मल के संबंध में कोई संकेत पाने की कोशिश कर रही थी, किंतु आसपास खड़े सभी अभिमानी युवाओं का ध्यान रूपाली पर ही था। इसलिए जैसे ही रूपाली ने 2 बार शिवम की ओर देखा, सभी युवाओं की नजरें भी तुरंत उसी दिशा में घूम गईं। उनमें से कुछ ने ईर्ष्या और कटुता से अनुमान लगाया कि शायद रूपाली उस शांत कम बोलने वाले युवक में रुचि रखती है। ये कल्पना उनके लिए असहनीय थी और उनके मन में जलन भर गई। शिवम ने भी रूपाली को देखा और हल्का सा सिर हिलाकर संकेत किया कि वह अब तक निर्मल को नहीं देख पाया, लेकिन दूसरों की आंखों में ये दृश्य कुछ और ही कहानी कह रहा था। मानो रूपाली ने शिवम को संकेत दिया हो और शिवम ने उसे ठुकरा दिया हो। ये सोचकर वहां उपस्थित अनेक जीनियस के दिलों में दर्द और जलन उत्पन्न हो गई। वे जितना भी प्रयत्न कर लें, रूपाली उनकी ओर एक बार भी ध्यान न दें, पर वह शांत युवा उसके संकेतों का केंद्र बन रहा था। इसी जलन के चलते कई प्रतिभागियों ने ठान लिया कि वे शिवम को चुनौती देंगे। तभी एक युवक ने प्रस्ताव रखा कि सभा इतनी विशेष है, प्रिंसेस एल्फ स्वयं आए हैं, तो क्यों न वे एक मैत्रीपूर्ण चर्चा या मुकाबला कर लें। सभी उत्साह से सहमत हो गए और इसी भीड़ में से एक 4 बाह वाला युवक सीधे शिवम की ओर देखते हुए बोला कि उसे लगता है शिवम असाधारण है, इसलिए उसे मुकाबले का आमंत्रण देता है। शिवम चकित रह गया। उसे चुनौती देने वाला पहला ही व्यक्ति क्यों? फिर उसने समझा कि यह सब ईर्ष्या और रूपाली के कारण है। शिवम स्वभाव से पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए उसने शांति से कहा कि यदि डीके चाहे तो चर्चा हो सकती है। दोनों आसमान में उठ गए और एक दूसरे के सामने खड़े हुए। दोनों का कल्टिवेशन स्तर एक समान था। डिवाइन मोनार्क का 7th किंग रेल्म। 4 बाह वाले युवक ने घमंड से कहा कि वह देखना चाहता है कि शिवम में क्या कौशल है और वह उसकी कितनी प्रहार झेल सकता है। उसने कहा कि कल्टिवेटर केवल सुंदर चेहरे से नहीं बनता, उसकी शक्ति और प्रतिबद्धता मायने रखती है। इतना कहकर उसने अपने चारों हाथों में 4 चमकदार डिवाइन सॉर्ड्स उत्पन्न कर लिए। शिवम ने केवल शांत स्वर में कहा कि वह तैयार है। उसके लिए इस स्तर का प्रतिद्वंद्वी कोई बड़ी चुनौती नहीं था, क्योंकि समान स्तर की लड़ाइयों में वह शुरुआत से ही अपराजय रहा है और अब तो वह कर्स बॉडी भी बन चुका है। शिवम ने शांत स्वर में बात की, लेकिन 4 भुजाओं वाले युवक को ये रवैया अहंकार और तिरस्कार जैसा लगा, जिससे उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा कि एक साधारण मानव होकर वह इतनी घमंड भरी चाल क्यों दिखा रहा है, और तुरंत अपनी 4 तलवारों को घुमाते हुए लिमिटलेस स्लैश की चाल के साथ शिवम पर टूट पड़ा। चारों तलवारें तेजी से घूमकर एक भंवर का रूप ले रही थीं, मानो वे सीधे शिवम को निगल जाएंगी। लेकिन शिवम का चेहरा जरा भी नहीं बदला, वह उसी शांत निगाह से उसे देखता रहा। आसपास के लोग हैरान थे कि वह पलटवार क्यों नहीं कर रहा है। कुछ ने व्यंग्य करते हुए कहा कि शायद वह डर के मारे पागल हो गया है, या फिर उसे लगता है कि वह लंकेश जू जैसे मल्टी-आर्म्ड क्लैन के प्रतिभाशाली योद्धा का वार आसानी से झेल लेगा। किसी ने कहा कि यह युवक या तो मूर्ख है या मौत को बुला रहा है। इसी क्षण जब लंकेश जू का हमला शिवम पर गिरने ही वाला था, शिवम ने कदम बढ़ाया और उसकी मुट्ठी हवा में गूंजी मानो पूरा आकाश फट गया हो। उसकी एक ही घूंसा हवा में पारदर्शी स्तंभ बनकर उस तलवार भंवर पर गिरा और एक विस्फोट के साथ पूरा भंवर मिट गया। उसके साथ ही लंकेश जू चीखता हुआ दूर जा गिरा और सीधे नीचे धंसकर पत्थरों पर टकराया। वह लहूलुहान था और उसका शरीर लगभग चिथड़ों में बिखरा हुआ था। एक ही वार में उसकी हार हो गई। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। मल्टी आर्म्ड क्लैन के ज्यादातर प्रतिभाशाली युवक जानते थे कि लंकेश जू अपनी पीढ़ी में कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसे इतनी आसानी से हारते देख वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी के मन में एक ही विचार दौड़ा कि यह मानव युवक सामान्य नहीं है। तभी एक और युवा आगे आया, जिसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि शिवम कुछ ताकतवर है, लेकिन घमंडी बहुत है और वह उससे लड़ना चाहेगा। इस युवक की शक्ति डिवाइन लॉर्ड के 8वें स्तर की थी। शिवम ने थोड़ा सा आश्चर्य जताते हुए कहा कि वह घमंडी कब हुआ, क्योंकि उसने तो कुछ कहा भी नहीं था।
उसे देखकर लग रहा था कि यह युवक केवल बहाना ढूंढ रहा है, शायद वह रूपाली के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि यदि हमला करना है तो करे, बेकार की बातें न करे। युवक ने भी गरजते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी दूर आसमान से लगभग 1 दर्जन आकृतियां तेजी से उड़ती हुई आती दिखाई दी। यह मल्टी आर्म ट्राइब के अन्य प्रतिभाशाली योद्धा थे जो दूर से सफर करके अब पहुंचे थे। उसी समय शिवम को अपने शरीर में मौजूद लाइफ सोल स्टोन का टुकड़ा अचानक कांपता महसूस हुआ। उसका हृदय चमक उठा क्योंकि उसने समझ लिया कि निर्मल आ चुका है। निर्मल उन लोगों के आगे आगे था और जैसे ही वह पास पहुंचा उसकी आंखें चमक उठी। उसने भी शिवम के अंदर मौजूद लाइफ सोल स्टोन के अंश को महसूस कर लिया था। रूपाली ने अपने पत्थर के अंश की शक्ति को छिपा रखा था, इसलिए निर्मल उसे महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन शिवम की शक्ति वह सीधे सीधे समझ गया। दोनों की निगाहें मिली और उनमें मौजूद चमक ने साफ बता दिया कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। इसी बीच डिवाइन लॉर्ड 8वें स्तर वाला युवक चिल्लाया कि शिवम उससे मुकाबला करे। शिवम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि वह खेलना चाहेगा और हमला कर दिया। उसकी हथेली में प्रकाश की तलवार बनी और वह तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ा। युवक के शरीर पर अचानक 5 भुजाएं उग आईं और वह 5 युद्ध तलवारें घुमाने लगा। उसकी प्रतिभा लंकेश जू से भी अधिक थी और वह मल्टीआर्म क्लैन के प्रसिद्ध लंकेश के नाम से जाना जाता था। दोनों के वार हवा में टकराते रहे और उनके हथियारों की चमक लगातार गूंजती रही। दोनों ने दर्जनों प्रहारों का आदान प्रदान किया, लेकिन कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनी। वास्तव में लंकेश शिवम जितना शक्तिशाली नहीं था, पर शिवम जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था। निर्मल के सामने वह अपनी वास्तविक शक्ति नहीं दिखाना चाहता था ताकि योजना बिगड़ न जाए। सैकड़ों वारों के बाद शिवम ने धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि एक कम स्तर का युवक उच्च स्तर वाले योद्धा को दबाने लगा था। लंकेश पूरी शक्ति से दहाड़ा और 5 तलवारों से दिव्यसी रोशनी फेंकने लगा, लेकिन शिवम ने अचानक एक नकली चाल का नाम लेते हुए कहा कि वह उसे एक ही वार में हराकर दिखाएगा। उसका तलवार प्रकाश उछला और लंकेश की तलवार रोशनी को तोड़ते हुए उसके शरीर पर गहरी चोट छोड़ गया। लंकेश लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और गंभीर रूप से घायल होकर हार मानने को मजबूर हुआ। तभी एक और प्रतिभाशाली युवक आगे आया जो शिवम को चुनौती देना चाहता था, लेकिन शिवम ने बिना झिझक कहा कि उसे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन किया और पलक झपकते ही आकाश में उड़कर गायब हो गया। ये देखकर निर्मल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसके मन में केवल एक विचार था कि शिवम उससे बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने उसके भीतर मौजूद सोलस्टोन का अंश महसूस कर लिया है। यदि चाहें तो मैं अगला हिस्सा भी इसी शैली में लिख सकता हूं, जहां निर्मल गुपचुप तरीके से शिवम का पीछा करता है, रूपाली योजना आगे बढ़ाती है और लाइफ सोल स्टोन की टक्कर कथा को एक नए स्तर पर ले जाती है। निर्मल के अनुसार शिवम उसके डर से पहले ही भाग गया था, लेकिन क्या निर्मल जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से छूटने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने अपने साथ आए युवाओं को वहीं रुकने का आदेश दिया और रूपाली के पास जाकर कुछ औपचारिक बातें कहीं, फिर जल्दबाजी में चला गया। रूपाली ये देखकर बेहद प्रसन्न हुई क्योंकि योजना का अगला चरण अब पूरी तरह शुभम पर निर्भर था। उसी समय निर्मल ने सीधे शिवम की दिशा में उड़ान नहीं भरी क्योंकि ऐसा करना बहुत संदिग्ध लगता। शेनबी माउंटेन विला से दूर निकलते ही उसने पूरी रफ्तार से गति बढ़ाई और शिवम का पीछा शुरू कर दिया। दूसरी ओर शिवम तेज गति से डिवाइन आर्म स्टार को छोड़कर विशाल ब्रह्मांडीय आकाश में प्रवेश कर गया। वह पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी गति अत्यंत तेज थी और कुछ ही समय में उसने डिवाइन आर्म स्टार को अपने पीछे बहुत दूर छोड़ दिया। अचानक वह रुक गया और सामने के खाली अंतरिक्ष को घूरने लगा। उसी क्षण एक ठंडी आवाज गूंजी कि लाइफ सोल युआन स्टोन के टुकड़े रखने वालों की संवेदनशीलता वाकई तेज होती है। हवा में लहरें उठी और निर्मल सामने प्रकट हो गया। लंबे पीछा करने के बाद वह अंततः शिवम तक पहुंच ही गया। शिवम शांत भाव से बोला कि वह उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था और अब किसी नाटक की आवश्यकता नहीं थी। निर्मल ने ठंडे स्वर में कहा कि अब किसी को छिपाने की जरूरत नहीं। यदि शिवम अपने लाइफ सोल युआन स्टोन के टुकड़े सौंप दे तो वह उसकी जान बख्श सकता है। शिवम ने हल्की हंसी के साथ कहा कि क्या वह सच में ऐसा सोचता है कि टुकड़ा सौंप देने के बाद वह जिंदा छोड़ा जाएगा, और क्या निर्मल को डर नहीं कि वह लाइफ सोल स्टोन के रहस्य को उजागर कर देगा? ये सुनकर निर्मल की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा क्योंकि उसने जो पहले कहा था वह केवल छल था। असल में वह शिवम को जिंदा कभी नहीं छोड़ सकता था। शिवम ने दृढ़ स्वर में कहा कि उसे मार पाना इस पर निर्भर करता है कि निर्मल में इतनी शक्ति है या नहीं। निर्मल ने तिरस्कार से कहा कि केवल डिवाइन लॉर्ड 7वें स्तर की शक्ति के भरोसे वह उससे लड़ने की सोचकर नादानी कर रहा है।
उसके हाथ में एक उड़ता हुआ चाकू चमका और बिजली जैसी गति से शिवम के भौहों की ओर बढ़ा। शिवम ने तुरंत महसूस किया कि निर्मल अब क्वाजी एम्परर स्तर पर पहुंच चुका है। मूल दिव्य जगत में वह अभी अभी डिवाइन मोनार्क स्तर पर पहुंचा था और अब केवल कुछ वर्षों में वह क्वाजी एम्परर बन चुका था। यह स्पष्ट था कि उसने इस समय में कोई महान अवसर प्राप्त किया है। लाइफ सोल स्टोन के टुकड़ों द्वारा चुने जाने वाले सभी लोग असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं और उनमें से हर एक अनगिनत अवसरों के धनी होते हैं। उड़ती हुई चाकू की गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में शिवम तक पहुंच गई। उसी क्षण शिवम ने जोरदार प्रहार किया और अपनी मुट्ठी से उस चाकू की धार को रोक दिया। हवा में विशाल विस्फोट हुआ और शिवम को पीछे हटना पड़ा। उसकी मुट्ठी पर हल्का रक्त दिखाई दिया। ये हमला असाधारण रूप से शक्तिशाली था और शिवम ने महसूस किया कि निर्मल की शक्ति टूटे हुए ब्लेड के बराबर पहुंच गई थी। निर्मल को हैरानी हुई कि शिवम उसके वार को रोक सका। उसने कहा कि शिवम में छिपी हुई शक्ति है और तभी उसे लाइफ सोल स्टोन ने चुना है, लेकिन उसने चुनौती दी कि शिवम अपनी पूरी शक्ति तुरंत दिखा दे क्योंकि आगे कोई मौका नहीं बचेगा। निर्मल के शरीर से भयानक आभा फूट पड़ी और उसने अपनी मूल गुप्त कला का प्रयोग किया जो उड़ते चाकुओं का एक अद्वितीय संयोजन था। पहले की तुलना में ये कला कई गुना अधिक शक्तिशाली थी और उसने 3 सीलें तोड़ दी थीं। वह विशाल बहुबाहु मूल देव शरीर में बदल गया और उसकी 9 भुजाओं से 9 उड़ते चाकू आकाश को चीरते हुए शिवम पर टूट पड़े। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वह 9 सिल्कवर्म्स के लगभग बराबर पहुंच गई थी और टॉप 100 क्वासी एम्परर्स में 50वें स्थान के आसपास आसानी से आ सकती थी। शिवम ने एक क्षण में वॉर टैक्टिक्स की 5 गुना शक्ति सक्रिय की और उसके शरीर की हर कोशिका शक्ति से भर उठी। उसने निरंतर मुक्कों से 9 चाकुओं का सामना किया और हर टकराव पर पूरा ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष विस्फोटों से गूंज उठा। विशाल उल्काएं चूर चूर हो गईं। एक उड़ते चाकू ने एक बड़े रिसोर्स प्लेनेट को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया और शिवम का एक घूंसा एक तारे को लगभग फाड़ देने जैसा प्रभाव लाया। कुछ ही पलों में दोनों ने 50 से अधिक वार कर लिए, लेकिन विजयहार तय न हो सकी। निर्मल ने महसूस किया कि उसके वार शिवम पर असर नहीं कर रहे थे और शिवम उतना डरपोक नहीं था जितना वह सोचता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि शिवम जानबूझकर उसे बाहर खाली अंतरिक्ष में खींच लाया है। निर्मल ने घृणा से पुकार कर कहा कि क्या शिवम सोचता है कि वह उसे परास्त कर सकता है। उसने अपनी शक्ति चरम पर पहुंचाकर 9 चाकुओं को एक विशाल उड़ते ब्लेड में परिवर्तित कर दिया और उसे भयंकर गति से शिवम की ओर फेंका। उसी क्षण शिवम ने महान ग्रेट विंड तकनीक का प्रयोग किया और अपनी शक्ति शीर्ष स्तर तक उठा दी। एक भयंकर गर्जना हुई और निर्मल का विशाल उड़ता चाकू एक झटके में नष्ट हो गया। निर्मल मुंह से खून उगलते हुए दूर जा गिरा। जब शिवम ने ग्रेट विंड टेक्निक का प्रदर्शन किया तब निर्मल आखिरकार उसका सामना न कर सका और शिवम के हमले से उसका मुंह खून से भर उठा। निर्मल भय और अविश्वास से चिल्लाया, ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक, क्या तुम शुभम हो? शुभम और रूपाली की घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय थीं। निर्मल कैसे नहीं पहचानता, रूपाली का अचानक इस क्षेत्र में प्रकट होना भी उसे अब पूरी तरह सुनिश्चित कर चुका था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शुभम ही है। जो युवा जीनियस ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक में पारंगत हो और रूपाली के साथ संबंध रखता हो, वह शुभम के अलावा और कौन हो सकता था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने वास्तव में शिवम खड़ा था, क्योंकि शिवम का शरीर स्लैशिंग 3 कॉर्प्सेस टेक्निक से बदल चुका था। उसका जीवन स्रोत ही बदल गया था, इसलिए निर्मल उसे पहचान नहीं पाया। शिवम ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें रास्ता दिखा ही दूं, और उग्र तूफान में लिपटा हुआ सीधे निर्मल पर टूट पड़ा। उसके हथेली से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्मांडीय तूफान स्वयं फट पड़ा हो। निर्मल मानो समुद्र में एक डगमगाती नाव की तरह तूफानी हवाओं में जकड़ गया। वह पूरी शक्ति से सेक्ट रश कर चिल्लाया, लेकिन चोटिल होने के कारण वह शिवम के हमलों को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। कुछ ही टक्करों में शिवम ने उसे दोबारा मारा और निर्मल का आधा शरीर फटकर बिखर गया। निर्मल की आंखें खून से लाल थीं, दिव्य शक्ति जल रही थी और वह पागलपन में अपनी मूल देव शरीर तक को जला उठा। वह एक चमकदार ब्लेड जैसी रोशनी में बदलकर सितारों के पार भागने लगा। इस बार वह तूफानी हवाओं को चीरकर बाहर निकलने ही वाला था, बट शिवम की आंखों में कोई चिंता नहीं थी। वह पीछा करने नहीं भागा, क्योंकि उसे पता था कि जरूरत ही नहीं। स्टारी स्काई में एक चांदनी जैसी रंग की भाला चमकी और निर्मल को भेदती हुई निकल गई। मूनलाइट स्पेयर इतनी भयावह थी कि हवा तक चीरती हुई गर्जना कर उठी। निर्मल ने अपनी समस्त शक्ति को एक विशाल उड़ते चाकू में बदलकर भाले को रोकने की कोशिश की, परंतु अगली ही सांस में ब्लेड टूटकर बिखर गया और चांदनी भाला उसे भेद गया। उसका निचला शरीर पूरी तरह फटकर गायब हो गया, केवल सिर और छाती का हिस्सा ही बचा। वह असहाय था, अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी।
मूनलाइट गन वापस चमकी और गोलाकार होकर बॉल का रूप धारण कर लिया। चमकती धातु की जिंदगी। एक भयानक दांतों वाला धात्विय प्राणी। निर्मल भयभीत होकर चिल्लाया, मेटल लाइफ, ये तुम्हारे पास कैसे है? उसने तुरंत पहचान लिया, यह वही मेटल लाइफ था जिसे एक बार शिवम के साथ उसने देखा था। अब वही शुभम के साथ कैसे? क्या शुभम ही शिवम है? परंतु यह असंभव था, क्योंकि दोनों की जीवन स्रोत ऊर्जा पूरी तरह भिन्न थी। तभी शिवम हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा और वह अपने वास्तविक रूप शिवम में बदल गया। निर्मल की आंखें अविश्वास से सिकुड़ गईं। वह पागलों की तरह चिल्लाया, शिवम, तुम शिवम हो? यह असंभव है। तुम्हारा जीवन स्रोत कैसे बदल सकता है? शिवम ने शांत स्वर में कहा, एंशंट यूनिवर्स असीमित है, रहस्य अनंत है। तुम क्यों सोचते हो कि मैं लाइफ ओरिजिन नहीं बदल सकता? निर्मल, मूल दिव्य संसार में तुम्हें छोड़ दिया था, अब देर नहीं हुई है। शिवम की यह बात सुनकर निर्मल को अब सच्चाई समझ आ गई कि वह सच में शिवम ही है, लेकिन इस सत्य को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उसने इस काल में अनगिनत अवसर पाए थे, अपनी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाया था। उसे विश्वास था कि अगर वह शिवम से फिर मिला तो एक उंगली से उसे कुचल सकता है, परंतु वास्तविकता ये थी कि वह शिवम के सामने फिर भी असहाय था। यह अपमान वह सह नहीं सका। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें विदा करने का समय है, और प्रचंड तूफान के साथ वह निर्मल पर टूट पड़ा। अब निर्मल इतना घायल था कि पलटवार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वह चीखता रहा, परंतु अगली ही क्षण तूफान में भस्म हो गया। उसकी आत्मा तक न बच सकी। लेकिन शिवम ने उसका स्टोरेज रिंग सुरक्षित रख लिया। निर्मल के नष्ट होते ही एक सफेद प्रकाश चमका, लाइफ सोल युआन स्टोन फ्रैगमेंट, जो भागने की कोशिश कर रहा था। फ्रैगमेंट स्वयं मालिक चुनता है और यदि पसंद न करे तो भाग जाता है, बट इस समय वह असहाय था। शिवम के संकेत पर बॉल आगे बढ़ा और अपने शरीर को एक विशाल जाल में बदलकर फ्रैगमेंट का रास्ता रोक लिया। शिवम ने अपनी शक्ति से फ्रैगमेंट को पकड़ लिया। तभी फ्रैगमेंट से एक बूढ़े आदमी की आकृति निकली, राकेश, जो भय से कांप रहा था। उसके भीतर का पुराना राकेश चिल्लाया, बहुत अच्छा, उसे निगल जाने दो, दोनों टुकड़े एक में मिल जाएंगे। शिवम ने अपनी इंस्क्रिप्शन शक्ति से राकेश को नियंत्रित किया और अपने लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट को बाहर छोड़ा। उसका राकेश तुरंत निर्मल वाले राकेश पर टूट पड़ा और उसे काटने लगा। निर्मल के लाइफ सोल युआन स्टोन फ्रैगमेंट का स्टोन स्पिरिट पागलों की तरह छटपटा रहा था, लेकिन शिवम ने इंस्क्रिप्शन पावर से उसे पूरी तरह दबा रखा था। वह न भाग सकता था, न प्रतिरोध कर सकता था, सिर्फ मार खाता रह गया। थोड़ी ही देर में शिवम के राकेश ने उसे कुतर कुतर कर लगभग समाप्त कर दिया। उसकी शक्ति लगातार कम होती गई। तुम मुझे निगल भी लोगे तो क्या एक दिन कोई और तुम्हें निगल जाएगा? कमजोर होता स्टोन स्पिरिट आंखें फाड़कर चिल्लाया। शिवम के राकेश को कोसता रहा, पर अगली ही सांस में उसकी आवाज अचानक खत्म हो गई, क्योंकि उसी क्षण शिवम का राकेश उसे पूरी तरह मिटाकर अपनी शक्ति में समेट चुका था। निर्मल के फ्रैगमेंट को निगलने के बाद शिवम का लाइफ सोल स्टोन राकेश पूरे शरीर से चमकने लगा। उसकी आभा फैलती जा रही थी और उसके भीतर की ब्रेथ तेजी से विशाल होती जा रही थी। इसी के साथ वह नया फ्रैगमेंट भी शिवम के फ्रैगमेंट में समा गया। अब शिवम का लाइफ सोल स्टोन पहले से बड़ा भारी और तेजस्वी दिखाई दे रहा था। शिवम ने पूछा, कैसा लग रहा है? तुमने एक और फ्रैगमेंट निगल लिया है, क्या तुम्हें कुछ नया पता चला? लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के बारे में कुछ और? राकेश ने धकार लेते हुए संतोष से उत्तर दिया, हाँ, थोड़ा बहुत। लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट शायद नष्ट नहीं हुआ है, वह शायद अब भी इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है। इसके अलावा लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के अधीन 9 लाइफ सोल हॉल्स थे, उनमें से भी शायद कोई नष्ट नहीं हुआ। अगर तुम उन्हें ढूंढ पाओ तो अंतहीन खजाने तुम्हें मिलेंगे। शिवम चौंक पड़ा, क्या लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट और वे 9 लाइफ सोल हॉल्स अब भी मौजूद हैं? क्या ये संभव था? क्या हेवन पैलेस ने उन्हें नष्ट नहीं किया? राकेश बोला, पक्का नहीं कह सकता, शायद उनकी केवल रूइंस बची हों। संभव है कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के सभी मास्टर्स गिर चुके हों, लेकिन महल और खजाने शायद अब भी तैर रहे हों। शिवम ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये तार्किक था। हेवन पैलेस लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट को कैसे अस्तित्व में रहने देता, पर अगर कभी नष्ट किया भी तो अवशेष ब्रह्मांड में बिखरे रह सकते थे। और अगर वास्तव में वे 9 लाइफ सोल हॉल्स अब भी मौजूद हैं, तो वह तो एक स्वर्गीय अवसर होगा, क्योंकि अगर हेवन पैलेस के नियंत्रण में होते तो वे ब्रह्मांड में खुले न घूम रहे होते। शिवम ने पूछा, तो क्या तुम्हें पता है कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट या लाइफ सोल हॉल्स कहाँ हैं? राकेश का उत्तर छोटा और निराशाजनक था, नहीं,
शिवम ने लंबी सांस ली और फ्रैगमेंट को वापस रख लिया। वो उस स्थान से उड़ गया आगे की तैयारी में। कुछ दिनों बाद वह एक अत्यंत दूरस्थ ग्रह पर पहुंचा जहां रूपाली से उसकी मुलाकात तय थी। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। बैक टू बैक 2 एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। खुद तब मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्टीरियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड 2 एपिसोड, फ्री में 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। डेली एपिसोड हम लोग दे रहे हैं, ऐसे देखते रहिए। बाकी स्ट्रीम में जिसको प्रॉब्लम होता हो यहाँ देख सकता है। स्ट्रीम की लिंक हम टेलीग्राम पे दे रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहीं पर एप्लीकेशन की भी लिंक आएगी। बाकी यहाँ पर डेली एपिसोड्स आते रहेंगे। बाकी सारे सीरीज़ के एपिसोड डाले जाते हैं, प्रॉपर्ली अपलोडिंग होगा। बाकी मॉर्निंग में आएंगे।